छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट पर आधारित कक्षा 12वीं भूगोल के आईएमपी क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, जिसमें आप इकाई 1 से पूछे जाने वाली 5 नंबर के केवल एक प्रश्न 30 मिनट में आप 4 महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयारी कर सकते हैं। बिना याद किए आपके 5 अंक पक्के हो सकते हैं। इस इकाई में केवल एक अध्याय है, वह है मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। इसी अध्याय से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें महत्वपूर्ण 4 प्रश्न बनते हैं। उन 4 प्रश्नों को यहाँ हम 30 मिनट में आप लोगों को बताएंगे, जिसे याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधे जाकर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। मैं गबेल सर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नावागांव, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भूगोल कक्षा 12वीं की तैयारी के लिए ब्लूप्रिंट पर आधारित विशेष और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उत्तर यहाँ पर दिया गया है। मानव भूगोल की परिभाषा हमको लिखना है। कोशिश करें कि आप परिभाषा देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखें, बहुत अच्छा है, इसमें अच्छा नंबर मिलता है। और उसकी प्रकृति क्या है इसको देखते हैं। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी और की भौगोलिक विशेषताओं और मानव के बीच अंतर संबंधों की अध्ययन करती है। क्या कह रहा है यहाँ पर? मानव भूगोल में हम मानव को अध्ययन किसके परिप्रेक्ष्य में करते हैं? किसी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर। जिस तरह से भौगोलिक विशेषताएं होती है, मानव की रहन सहन, खान पान, जीवन यापन सब कुछ उसके अनुरूप होता है। यह मुख्यतः विश्लेषण करता है कि किस प्रकार मानव की गतिविधियां प्रकृति पर्यावरण को प्रभावित करती है। इसके साथ ही मनुष्य जो है या मनुष्य की गतिविधि प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करती है और किस प्रकार से पर्यावरण मानव जीवन और उसकी संस्कृति को प्रभावित करता है। कुल मिला के इसकी अर्थात मानव भूगोल की प्रकृति में हम 2 चीज़ पढ़ते हैं। एक तो है कि मनुष्य प्रकृति को किस प्रकार से प्रभावित करता है और प्रकृति मनुष्य को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसे फ्रेडरिक रेडजेल ने परिभाषा में कहा है, मानव भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के स्थानिक वितरण और उनके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन करता है। अर्थात मनुष्य का या हमारा पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है, इस कैसा संबंध को हम अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे, जो इस अध्याय का महत्वपूर्ण विषय है। डी लब्लास ने कहा है, मानव भूगोल स्थानों की विविधता और उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन करता है। इनका भी कहना वही है कि अलग अलग स्थानों में वहाँ की रहन सहन, वातावरण, खान पान सब अलग अलग है। तो क्यों है? तो प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर मनुष्य का जीवन यापन बदलता है। जिस प्रकार से इसका उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे, उदाहरण के साथ इस प्रश्न को दिया गया है, जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दोनों परिभाषा क्या कहता है कि पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भूमि है, अर्थात स्थलाकृति है, जलवायु है, वातावरण है, वर्षा है। इस आधार पर वहाँ के रहने वाले मनुष्य का भी जीवन यापन, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सभी अलग अलग है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं, इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। स्थानिक अध्ययन, यह मानव समाज और भौतिक पर्यावरण के बीच स्थानिक अंतःक्रियाओं पर केंद्रित है। मतलब मनुष्य यानी कि मानव समाज यानी कि मनुष्य का और भौतिक पर्यावरण यानी कि वातावरण का, इन दोनों के बीच के आपसी क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, बहु अनुशासित दृष्टिकोण, इसमें इस वातावरण के कारण समाज अर्थशास्त्र यानी किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, जिस क्षेत्र में जैसे कि उपजाऊ कृषि है वहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जहाँ खनिज संसाधन है वहाँ उद्योग पर आधारित है। इसी प्रकार व्यक्ति का समाज, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की राजनीति, शासन व्यवस्था, राजनीति जिस तरह का वातावरण है उसी तरह से वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ की पर्यावरण विज्ञान आदि की जानकारी इसमें सम्मिलित होती है। पर्यावरण मानव अंतःक्रिया, पर्यावरण का मानव के साथ आपसी क्रिया, अंतःक्रिया मतलब पर्यावरण और मनुष्य के बीच कुछ क्रिया होती है उसके जीवन में, उस क्रिया का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन करता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, मनुष्य भी अपने पर्यावरण को प्रभावित करता है और ये भी करता है, और वह कैसे पर्यावरण मानव जीवन को
आकार देता है, मतलब पर्यावरण भी हमें प्रभावित करता है। इसके भी कई उदाहरण हैं, जैसे कि ठंड में हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं और गर्मी में पंखा चला लेते हैं, तो दोनों हम किससे प्रभावित हुए? पर्यावरण से। ऐसी बहुत सारी चीज़ है। हम जिस क्षेत्र में धान उगाया जाता है वहाँ का भोजन धान होता है, मतलब चावल होता है, लेकिन जिस क्षेत्र में धान नहीं उगता है वहाँ के लोगों का भोजन, यानी कि वहाँ यदि गन्ना क्या बोलते हैं, गेहूँ उगता है तो वहाँ के लोग रोटी खाते हैं। तो इस तरह से मनुष्य पर्यावरण से भी प्रभावित होती है, क्योंकि वहाँ की वर्षा, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मिट्टी धान उगाने के लायक नहीं है, चावल उगाने के लायक नहीं है, तो भाई वहाँ का मुख्य भोजन चावल नहीं होगा। वहाँ जो उगता है, चाहे जो भी खाद्यान्न उत्पादन होता है, वही उन लोगों का भोजन हो जाता है। जिस क्षेत्र में का वातावरण, मिट्टी, जलवायु, वर्षा चावल उत्पादन के लायक है, वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल हो जाता है। मनुष्य वही है, लेकिन वो किससे प्रभावित हो रहा है? अपने वातावरण से। ऐसी एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इसी प्रकार इसके बारे में और आगे पढ़ते जाएंगे तो इस अध्याय का पूरी सारांश निकल के आएगी। स्थायी विकास यह प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और सतत विकास पर बल देता है। मानव भूगोल के अध्ययन से हम यह देखते हैं कि मनुष्य यदि प्रकृति पर पूरी तरह से हावी हो जाए तो यह सतत विकास संभव नहीं है, और यदि हम पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाए तो हमारा विकास संभव नहीं है। दोनों कंडीशन को देखते हुए हम इसमें कहाँ तक पहुँचते हैं, इसको जब आगे पढ़ते जाते हैं तो पढ़ेंगे। ये मानव भूगोल की प्रकृति है। कुल मिला के सभी बातों को एक साथ हम कहें इतना को आगे और है कि मनुष्य और वातावरण के बीच के जो संबंध है उसको हम अध्ययन करेंगे। हालांकि चारों प्रश्न को पढ़ लेंगे तो सभी बातें क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है इसी प्रश्न में? इसमें एक बिंदु और है, संस्कृति और अर्थव्यवस्था से संबंध। इसमें मानव की आर्थिक गतिविधि, मानव जो काम करता है, आर्थिक गतिविधि मतलब उसका रोजमर्रा की कार्य, वहाँ की व्यवस्थाएं जिससे उसका जीवन यापन चलता है, सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं तथा राजनीतिक संरचनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। वहाँ जैसे कि मैंने बताया कि जहाँ उपजाऊ भूमि के अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ खेती करेंगे, जहाँ भूमि उपजाऊ नहीं है तो कम से कम खनिज मिलेंगे, वहाँ उद्योग धंधा चालू हो जाता है और वहाँ के लोगों का वही मुख्य व्यवसाय हो जाता है। तो राजनीति भी उसी के अनुरूप हो जाता है और सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी उसी के समान हो जाता है। तो इस तरह से हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां भी वैसी होती है। जिस प्रकार की हमारे पास वातावरण होगी उसी प्रकार की हमारी सांस्कृतिक भूदृश्यावली देखने को मिलता है। तो चलिए इसमें हम समझ में आ गया कि मनुष्य और वातावरण के बीच में जो समायोजन होता है उसके आधार पर वहाँ की आर्थिक व्यवस्था, रहन सहन, खान पान, संस्कृति और राजनीति सब प्रभावित होती है और मनुष्य भी प्रकृति को कुछ न कुछ रूप से प्रभावित करता है। इसको हम आगे के प्रश्न में और क्लियर समझ जाएंगे। प्रश्न 2 कहता है प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण को समझाइए। ये बहुत बढ़िया है, इसी से हम इस अध्याय के सभी बातों को समझ जाएंगे। मानव का प्रकृति का मानवीकरण मतलब प्रकृति मानव के द्वारा संचालित हो रही है। ये कहा जा रहा है हमारी पर्यावरण वातावरण है उस पर मानव अपना विजय प्राप्त कर चुका है, या मानव का प्रकृतिकरण कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार चल रहा है। प्रकृति मनुष्य के अनुसार चल रहा है कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार चल रहा है, मतलब कौन ज्यादा प्रभावित कर रहा है एक दूसरे को। इस विषय पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, जिसमें 2 बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर, मानव और प्रकृति के बीच संबंधों को समझने के लिए भूगोल में 2 प्रमुख अवधारणाएं विकसित हुई है, 2 विचारधाराएं आई है। अवधारणाएं मतलब विचारधाराएं। ये 2 विचारधाराएं हमने इस लाइन पे भी हमने आपको समझा दिया। प्रकृति का मानवीकरण मतलब प्रकृति पर मानव ने विजय प्राप्त कर लिया, और मानव का प्रकृतिकरण यानी कि मानव पर प्रकृति ने विजय प्राप्त कर लिया। कौन ज्यादा शक्तिमान है, मानव या प्रकृति? आपको क्लियर हो गया कि मानव भूगोल का प्रकृति क्या है। इसी तरह मानव भूगोल की प्रकृति में इन दोनों बिंदुओं का हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला अध्ययन करेंगे प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण इस संकल्पना के अनुसार मनुष्य अपने विचारों, संस्कृति और तकनीक के आधार पर प्रकृति को प्रभावित करता है। मतलब मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है, जैसा चाहता है वैसा कर सकता है, प्रकृति का दास नहीं है, प्रकृति का गुलाम नहीं है, ऐसा कहा जाता है, और उसे अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करता है और वह प्रकृति को अपने अनुसार बदल देता है, जैसा चाहता है वैसा कर देता है। यह मुख्यतः मानव प्रधान दृष्टिकोण को दर्शाता है। मतलब मनुष्य प्रधान है, प्रकृति तुच्छ है, उसे हम जाओ चाहे कर सकते हैं। कहीं पर बांध बना के पानी को रोक देंगे तो प्रकृति पर बाधा तो हो ही गया।
कहीं पर आने जाने का साधन नहीं है तो सड़क बना देते हैं, क्योंकि प्रकृति को हम अपने अनुसार बदल दे रहे हैं। जहाँ जंगल था उसे काटकर खेत बना दिए। तो ऐसे प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रहा है, इस विचारधारा के वैज्ञानिकों का कहना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहता है। उदाहरण, कृषि के लिए जंगलों को कटाई और सिंचाई प्रणाली को विकास। कृषि कर दे रहा है जंगल, प्रकृति ने तो जंगल उगाया है, लेकिन मनुष्य उसमें विजय प्राप्त करके जंगल काट के खेती कर दिया। औद्योगिकरण और शहरीकरण द्वारा प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन, उद्योग लगा करके और शहर बसा करके प्रकृति में जो वातावरण दिया था हमको पहले से, उसको हमने बदल दिया, शहर बना दिया, उद्योग बना दिया, अपने अनुसार हमने बदल दिया। कृत्रिम झील, झील तो प्रकृति का है, लेकिन हम कृत्रिम झील मतलब बांध बना दे रहे हैं। पानी जो नदी में बहकर समुद्र में जाना चाहिए, हम जाने नहीं दे रहे हैं, उसको रोक ले रहे हैं। नहरों और बांधों का निर्माण करके हम कृषि विकास कर ले रहे हैं। जहाँ कृषि नहीं हो सकता था उस जगह पे भी हमने कृषि का विकास कर लिया। कुल मिला के इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि मनुष्य जो है प्रकृति पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर चुका है, जिसे हम संभववाद के नाम से जानते हैं। हो गया। इसी प्रकार मानव का प्रकृतिकरण, इसे निश्चयवाद कहा जाता है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, निश्चयवाद की श्रेणी में आता है। तो इसी प्रकार इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य भी प्रकृति की शक्तियों से प्रभावित होता है। इस विचारधारा उल्टा कहते हैं। ऊपर की विचारधारा में प्रकृति का मानवीकरण, जिसमें मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त किया है, और मानव का प्रकृतिकरण में मानव जो है प्रकृति से हार चुका है, हारा हुआ है, यानी कि प्रकृति मानव पर विजय प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य भी प्रकृति की शक्तियों से प्रभावित होता है। मतलब वो प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सका है, क्योंकि प्रकृति मनुष्य पर विजय प्राप्त कर चुका है, उससे प्रभावित रहता है। कैसे? और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालने में बाध्य होता है। मनुष्य जो है प्रकृति के आधार पर ही अपने जीवन को ढाल सकता है, उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। प्रकृति जैसे कहेगा वैसी मनुष्य को करना पड़ेगा। यह विचारधारा मुख्यतः पर्यावरणीय नियतिवाद से संबंधित है। इसे हम निश्चयवाद, नियतिवाद के नाम से जानते हैं। तो पर्यावरणविद यानी कि वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति को अपना गुलाम नहीं बनाया है, प्रकृति ने मनुष्य को अपना गुलाम बनाया है। जैसा प्रकृति चाहता है मनुष्य को करना पड़ता है। ये दो विचारधारा में, इस विचारधारा के उदाहरण को हम आगे देखेंगे। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का खान पान और जीवन शैली उनके भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति क्या है, उस क्षेत्र में जो प्राप्त होने वाला वस्तु है उससे प्रभावित होता है। वो चाह कर भी उस जीवन शैली में नहीं रह सकता जो मैदान क्षेत्र में रहता है, जो रेगिस्तान क्षेत्र में रहता है, जो समुद्र के किनारे रहता है। उसके अनुसार पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति चाह कर भी नहीं रह सकता, वैसी भोजन नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। इसी तरह से रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के आधार पर जनसंख्या घनत्व कम होता है। चाह कर भी रेगिस्तानी क्षेत्र में हम बड़े बड़े शहर नहीं बसा सकते, अधिक लोगों को हम पानी उपलब्ध नहीं करा सकते। प्रकृति के से हम प्रभावित हैं। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन के कारण मानव जीवन का प्रभाव, जैसे कि समुद्र में जल स्तर बढ़ रहा है, समुद्र में जल भी स्तर बढ़ रहा है, उसे हम रोक नहीं पा रहे हैं। अर्थात प्रकृति हम पर विजय प्राप्त कर रहा है। बढ़ते जल स्तर के कारण तटीय क्षेत्रों का विस्थापन, किनारे, समुद्र के किनारे रहने वाले जैसे जैसे समुद्र में पानी बढ़ रहा है वो भाग रहे हैं। यदि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका होता तो पानी को, जल स्तर को बढ़ना रोक सकता है, जबकि ये नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से मनुष्य प्रकृति के गुलाम है, एक विचारधारा में प्रकृति मनुष्य के गुलाम है। दो बातें आपको समझ में आ गया होगा, तो याद करने की जरूरत नहीं, मुख्य बिंदु को समझिए और उत्तर लिख सकते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है, देखिए, मानव भूगोल में दोनों ही अवधारणाएं महत्वपूर्ण है। ये भी बात है कि हम दोनों में से किसी को नकार नहीं सकते। दोनों ही अवधारणा यानी कि दोनों ही विचारधारा विशेष है, हम दोनों को नहीं नकार सकते, दोनों सही है। इसके बाद हम देखेंगे क्या है, प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने यह माना कि पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने यह माना कि मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है, अर्थात प्रकृति जैसा चाहेगा, शुरू में आदिम अवस्था में था मनुष्य, तो जैसा प्रकृति चाहेगा वैसी मनुष्य को करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध वो जा नहीं सकता। इसे हम नियतिवाद कहते हैं, निश्चयवाद। लेकिन आधुनिक युग में यह स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य भी प्रकृति को बदल सकता है, जिसे संभाव्यवाद या संभववाद के नाम से
जाना जाता है। ये निष्कर्ष है, अर्थात हम ये कहें कि मनुष्य प्रकृति पर ना तो विजय प्राप्त कर पाया है, ना तो प्रकृति जो है मनुष्य पर पूरी तरह से हावी हो पाया है। मतलब एक दूसरे को ये प्रभावित कर रहे हैं। इसी एक दूसरे के प्रभाव को हम मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं और मानव भूगोल इन्हीं विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ता है। तो इसके आगे अब क्या कहते हैं, इसी से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। और चौथा तीसरा नंबर का प्रश्न, ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई नव निश्चयवाद की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। ये 20वीं सदी में ये विचारधारा आया ग्रिफिथ टेलर का। ध्यान दीजिए, अभी हमने दो विचारधाराएं पढ़ा, या तो मनुष्य प्रकृति को प्रभावित कर रहा है या प्रकृति मनुष्य को प्रभावित कर रहा है। ध्यान से अब ध्यान देने वाली बात है, प्रारंभिक तौर के वैज्ञानिकों ने कहा कि हमारे संसार पर असीमित संसाधन हैं, इसका जितना ज़्यादा उपयोग किया जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस समय तक वो सही था क्योंकि जनसंख्या कम था। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ने लगा तो पता चला कि बहुत ज़्यादा दोहन कर देंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसी तरह से ये विचारधारा एक दूसरे के विपरीत होते चले गए। अब क्या आया, ये ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, आज से लगभग 50-60 साल पहले ग्रिफिथ टेलर ने दोनों विचारधाराओं को समान मान्यता देते हुए एक नई विचारधारा का प्रस्तुत किया गया। इस विचारधारा को नव निश्चयवाद कहा गया है। ये नव निश्चयवाद विचारधारा में क्या कहा गया है, जिसका नाम संभावनावाद कहा गया है। संभावना है, जैसे अभी तक हमने बात किया। इसके अंतर्गत नियंत्रित नियतिवाद भी कहा गया है। नव निश्चयवाद की परिभाषा, इसे नव निश्चयवाद और संभावनावाद और नियंत्रित नियतिवाद कहा गया है। तीनों नाम एक ही है, ध्यान रखिए। और जब प्रश्न में यदि ऐसा पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर शब्द नव निश्चयवाद से समझ लीजिए। संभावनावाद मतलब संभावना है। संभावना है का मतलब हमको प्रकृति जो है कुछ अवसर देती है, उस अवसर को हम भुनाते हैं। कि जैसे वर्षा हो तो प्रकृति हमें अवसर देता है, बेटा खेती कर ले, उपज हो जाएगा, साल भर खाएगा। लेकिन यदि हम सो जाएं, कुछ भी ना करें, तो क्या हमको साल भर भोजन मिलेगा? नहीं, वो अवसर देता है। अब पानी ना बरसे और हम सोचे कि साल भर के लिए अनाज उपजा दें, तो भी संभावना नहीं है, क्योंकि हम कितनों भी मेहनत करें, वर्षा के बगैर कृषि नहीं होगा। इसी प्रकार प्रकृति हमें अवसर देती है, इसलिए संभावनावाद कहा गया है। नियंत्रित नियतिवाद का मतलब है नियंत्रित हैं हम, प्रकृति के साथ नियंत्रित है, मतलब हम उससे ज़्यादा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा और उससे कम तो कर सकते हैं। तो प्रकृति हमें अवसर देता है, उसकी सीमा में रहकर हमको काम करना है। उससे बाहर जाए मतलब अधिक, जितने भी पृथ्वी पर कोयला है सबको जला देते हैं किसान, और जितना ज़्यादा बिजली उत्पादन करना है कर लेते हैं। तो समस्या तो आएगी, कर तो सकते हैं, सबको एक साथ जला देंगे, सबको एक साथ सब कुछ कर देंगे, सारे जंगल काट दिया जाए, सब जगह खेती कर दिया जाए तो बहुत अनाज हो जाएगा। तो क्या इससे हमारी प्रकृति और हम सुरक्षित रहेंगे? नहीं, वो अवसर दे रहा है, जितना आपको जरूरत है उतना करो। तो इस तरह से ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव क्रियाएं प्राकृतिक सीमाओं के अंतर्गत होती है। मानव जितने भी काम करता है वो प्राकृतिक की सीमा के अंतर्गत रहेगी, उससे हम बाहर जाने की कोशिश नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य को उसमें सुधार करने और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने की स्वतंत्रता होती है। हम उसमें सुधार कर सकते हैं, जैसे वर्षा हुआ, कम वर्षा हुआ तो भी हम खेती कर सकते हैं, बांध बना दें। प्रकृति हमें सुविधा देती है कि बेटा बांध बना ले, और जिस दिन वर्षा नहीं होगी उस दिन सिंचाई कर लेना। लेकिन वर्षा नहीं होगी तो खेती कैसे करेंगे? वो हमको संभावना दिया है कि आप एक्स्ट्रा या अधिक जो वर्षा हो रही है, पानी हो रही है, बांध बना ले, नहर बना ले, इसकी संभावना दी है। उस संभावना का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम अति नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अति नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो हमें संसाधनों को देती है और उस संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है, अधिक भी नहीं और कम भी नहीं। तो इसी तरह दोनों की सामंजस्य से यदि हम पृथ्वी पर रहें तो दोनों अच्छे रहेंगे। अब किसी एक दूसरे पर कोई एक हावी होगा, मनुष्य यदि प्रकृति पर हावी होगा तो आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग, भूजल स्तर बढ़ना और विभिन्न प्रकार की प्रदूषण, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये हम ज़्यादा हावी प्रकृति पर हो जा रहे हैं। जिस दिन प्रकृति हम पर ज़्यादा हावी था, हम आदिम अवस्था में थे, जंगलों में रहते थे, हमारा विकास नहीं हुआ था, सांस्कृतिक ना आर्थिक ना औद्योगिक। तो इस तरह से एक कोई इसमें से चाहे मनुष्य प्रकृति पर या प्रकृति मनुष्य पर ज़्यादा हावी हो जाएगा तो विकास
या तो विकास रुक जाएगा या अधिक विकास के चक्कर में दोनों का विनाश हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे, तीसरे का क्या कहता है, मुख्य विशेषताएं इसका। संभावनावाद या नवनिश्चयवाद की प्रमुख विशेषताओं में क्या है, संभावनावाद और नियतिवाद का समन्वय। यह ना तो पूरी तरह से नियतिवादी है, पूरी तरह से नियतिवाद नहीं है, और ना ही पूरी तरह से संभावनावादी है, बल्कि दोनों का संतुलन प्रस्तुत करता है। अभी शुरू से मैं बार बार यही बात कर रहा हूं, दोनों का सामंजस्य प्रकृति का मानव के साथ ये प्रस्तुत करता है। या अगला है पर्यावरणीय सीमाएं। पर्यावरणीय सीमाएं क्या है, मानव पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है ना, मानव जो है पर्यावरण को प्रभावित कर तो सकता है, लेकिन उसकी गतिविधियां भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही संभव हो सकती है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तकनीकी विकास, अब आजकल मनुष्य का बौद्धिक विकास हुआ, मनुष्य ने विकास कर लिया, तो अब तकनीकी, पहले पहिया नहीं था तो घसीट कर चलाता था, औजार नहीं था तो पत्थर में फोड़ता था, लेकिन आज तकनीकी विकास के कारण हम ज़्यादा विकास कर लिए हैं, तो पत्थर में फोड़कर उस समय नहर नहीं बना सकते थे, बांध नहीं बना सकते थे, लेकिन तकनीकी विकास के कारण नहर बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं। तो उस सीमा में रहकर तकनीकी नवाचारों के माध्यम से मनुष्य पर्यावरण की चुनौतियों का सामना कर सकता है। तकनीकी विकास जैसे जैसे होता जाएगा, वो हमारे प्रकृति हमें जो चुनौती, किसी पहाड़ को पार करने के लिए हमको रास्ता नहीं मिलता था, हम नहीं जा पाते थे, अब हमारे पास तकनीकी आ गया, टर्मिनल बना दिए, सुरंग बना दिए, अब जो है बड़े बड़े सुरंग के माध्यम से हम उधर से उधर आधे घंटे में पार हो जा रहे हैं। उस समय हमारे लिए प्रकृति बाधा था, वही प्रकृति हमें सुविधाएं प्रदान क्या किया, प्रकृति से ही लिए हैं उस तकनीकी को हम। वो लोहे के औजार, विभिन्न प्रकार की तकनीकियां हम कहाँ से प्राप्त की, उसी प्रकृति से, और उसी प्रकृति से औजार प्राप्त करके उसी पहाड़ को जिससे हम पार नहीं हो सकते थे, उसमें क्या कर दिए, सुरंग बना दिए। बड़े बड़े नदियों को इस तरफ का आदमी उस तरफ पार नहीं कर सकता था, उसी प्रकृति ने हमें संसाधन दिया, कंक्रीट दिया, पत्थर दिया, चूना दिया, सीमेंट दिया और लोहा दिया, जिससे हम पुल बना दिए और एक दूसरे को आपस में जोड़ दिए। तो इस तरह से एक सीमा में रहकर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसे अति नहीं कर सकते। तकनीकी विकास हो गया। अगला, प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप आदि मनुष्य को प्रभावित करते हैं। मनुष्य को प्रभावित भी करता है ये, क्योंकि बाढ़ को हम रोक नहीं सकते, कुछ भी कर लो, है ना। अधिक वर्ष ये रोकने का, यदि हम ज़्यादा रोकने का प्रयास करेंगे तो उसका दूसरा प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि बाढ़ आ जाता है करके जगह जगह बांध बना देंगे तो उसका भी गलत प्रभाव पड़ेगा, या तो हमारी भूमि डूब जाएंगी, है ना। भूकंप को हम रोक नहीं सकते, मानव क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है, तो प्रकृति, भूकंप को हम रोक नहीं सकते, मतलब प्रकृति पर हमने विजय प्राप्त नहीं किया, ये मनुष्य को प्रभावित करता है। लेकिन विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से उसे बचाव किया जा सकता है, हम उससे बच सकते हैं। बाढ़ से बचने के लिए हम पहले ही तकनीकी से जान जाते हैं कि बाढ़ आने वाला है, अधिक वर्षा हो गया, पता चलता है कि नीचे क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगा, वहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, वहाँ खाना, भोजन, पानी आदि व्यवस्था कर दिया जाता है कि ऊंचे क्षेत्र में चले जाओ, आपको कोई समस्या नहीं होगी। भूकंप आने से पहले हमें विभिन्न तकनीकी या आधुनिक तकनीकी पहले ही बता देता है कि भूकंप आने वाला है अगले कुछ समय बाद, तो मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। भूकंप से बचने के लिए हमने दूसरा उपाय कर लिया है, जिस क्षेत्र को हमने अब जान लिया है कि किस क्षेत्र में अधिक भूकंप आता है, उन क्षेत्रों में भूकंप रोधी मकान बना दिया गया, आते रहे भूकंप, सिर्फ झूला जैसे घर झूल जाएगा, आराम से सोते रहेंगे, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये हम पहले से उसे तकनीकी के माध्यम से, प्रकृति के सामंजस्य से हम उसको क्या कर लिए हैं, बचाव कर लिए हैं, प्रभावित करते हैं, लेकिन विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से उनसे हम बच सकते हैं, क्योंकि अब जान गए हैं, हमारी तकनीकी विकास हो चुका है, इसलिए हम भूकंप से, बाढ़ से भी बच जा रहे हैं। तो वो हमें संभावना प्रदान किया है, वो मानव बौद्धिक विकास के साथ। आगे हम आएंगे तो क्या कहता है इसके उदाहरण, सिंचाई तकनीकों का विकास करके शुष्क क्षेत्रों में खेती कर पाना संभव है। पहले शुष्क क्षेत्र में खेती मनुष्य नहीं कर पाता था, मतलब प्रकृति हावी था कि बेटा तू खेती यहाँ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि शुष्क था, वर्षा नहीं होता था तो खेती नहीं करता था। बड़े बड़े विश्व के बड़े बड़े जो मैदान हैं वो सूखे घास के मैदान के नाम से आज भी जाना जाता है, लेकिन आज कालो खेती होता है। सिंचाई तकनीक करके सिंचाई की व्यवस्था किया गया, जैसे इंदिरा गांधी नहर ने क्या बोलते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र थार का मरुस्थल हमारे राजस्थान क्षेत्र को हरा भरा करने लगा है अब,
है ना, उस समय तो भाई वो वहाँ किसी का चलता नहीं था। तो इसी तरह से हम सिंचाई सुविधा बांध बना करके जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है वहाँ पानी पहुँचा सकते हैं और खेती कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकते हैं, करने के लिए हरित तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के तकनीकी कारकों से हमारे वायुमंडल प्रभावित हो रहा है और पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। उसे हम आधुनिक तकनीक, हरित तकनीक को ला करके हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग कर लें, जैसे ताप विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का उपयोग करें। ऊर्जा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो इस तरह से हम उसे कम कर सकते हैं। समुद्री तटों पर बांध और तटबंध बनाकर बाढ़ से सुरक्षा किया जा सकता है। मतलब छोटा मोटा बाढ़ है तो तटबंध बनाया जा सकता है। नदी के किनारे तटबंध, जितना दूर तक बाढ़ आता है उतने ऊंचाई का हम बांध बना सकते हैं ताकि हम बाढ़ को रोक सकें। समुद्र तट में लहर जितने ऊंचाई तक आता है उतने ऊंचाई की दीवार बना करके समुद्र के पानी को अंदर घुसने से रोक सकते हैं। तो इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। तो इसी प्रकार हमें वही प्रकृति अवसर प्रदान करती है। अब है नव निश्चयवाद के बारे में निष्कर्ष। ये ग्रिफिथ टेलर का बताया हुआ नव निश्चयवाद है, जिसमें ना तो उन्होंने प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना है और ना तो मनुष्य को, दोनों के बीच का रास्ता निकाला है। इसे नव निश्चयवाद कहते हैं। मेरे हिसाब से यह प्रश्न इस वर्ष का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नव निश्चयवाद मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने पर बल देता है। ये तो क्लियर हो गया, इतने लाइन में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोनों के बीच का संबंध है, संतुलित है ना। ना तो मनुष्य और ना तो पर्यावरण एक दूसरे के प्रति हावी है, बल्कि सामंजस्य है। यह पर्यावरण के महत्व को स्वीकार करता है। पर्यावरण का महत्व भी है, इस विचारधारा में पर्यावरण के महत्व दिया गया है, लेकिन मनुष्य की सृजनशीलता और अनुकूलन क्षमता को भी महत्व देता है। मनुष्य भी जिस जगह रहता है उसके साथ अनुकूलित होता है, उसमें सामंजस्य स्थापित करता है, अपने अनुसार से बनाता है। जंगल में रह के उन्होंने खेत बना लिया, अपने लिए भोजन उगा लिया, तो वो सहनशील भी है। मनुष्य क्या है? सहनशील, सृजनशील और अनुकूलन की क्षमता, अपने को बदल लेता है। ठंडे प्रदेश में पैदा होने वाला व्यक्ति जो है ठंडे में जीवन यापन कर लेता है। भूमध्य रेखा में रहने वाला, उमस भरे अधिक गर्मी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति वहाँ अपना अनुकूलन कर लेता है, वहीं जीवन यापन कर लेता है, रहता है, खाता है, पीता है। तो मनुष्य भी पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो हमारा तीसरा प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार और भी देख सकते हैं। आपको भी आगे और है, हमारा प्रश्न क्रमांक 4 प्रश्न दिया गया है महत्वपूर्ण के लिए। आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो हम अपने दोस्तों को, यदि शिक्षक हैं आप तो अपने विद्यार्थियों को जरूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम पूरे विषय के महत्वपूर्ण और आईएमपी क्वेश्चन है जितने भी, उसको 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्रश्नों को लेकर आएंगे परीक्षा तक, और आपको अध्ययन में सहायता करने का थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे। ये 5 नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा इस प्रश्न के बाद। उत्तर है आपका, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं, कौन सा इसका अध्ययन क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है। मानव भूगोल एक विस्तृत विषय क्षेत्र है जो मानव समाज पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। इतना दूर अध्ययन करने के बाद तो पूरा पता चल ही गया है कि हम अध्ययन क्या करते हैं इसके अंदर। सिर्फ हम मानव का यानी कि मानव समाज यानी कि मानव का और पर्यावरण के बीच के संबंध को हम अध्ययन करते हैं। इसके विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। इसके कौन सा भाग है, इतने लाइन आप यदि पहले लाइन में लिख देते हैं तो आपका जांचने वाला शिक्षक को क्लियर जान जाएगा कि ये विद्यार्थी बिल्कुल इसको जानता है, और आगे को वो सरसरी पढ़ के आपको 5 में से 5 नंबर दे सकता है। मानव भूगोल के प्रमुख विषय क्षेत्र है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों का आर्थिक क्रियाकलाप अलग है। किसी क्षेत्र में भेड़ पालन, बकरी पालन, पशुपालन किया जा रहा है, किसी क्षेत्र में लकड़ी कटाई किया जा रहा है, किसी क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, कहीं खेती हो रहा है। ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। तो ये क्यों होता है? क्यों होता है? पर्यावरण के कारण। हमारे वातावरण वैसी है वहाँ पे। इन मानव की आर्थिक गतिविधियों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। ये किसके कारण है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य होने का कारण वहाँ की वातावरण, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की संसाधन है। जिस क्षेत्र में कुछ भी नहीं है तो अभी भी क्या हो रहा है? पशुपालन का व्यवसाय चल रहा है, लकड़ी काटने का व्यवसाय चल रहा है, वहाँ उद्योग नहीं लगे हैं, तो उसके भी कुछ सीमाएं हैं।
जनसंख्या भूगोल, इसमें जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि दर, प्रवास और जनसांख्यिकीय विशेषताओं का अध्ययन किया जा सकता है। पृथ्वी पर सभी जगह जनसंख्या एक जैसा है नहीं। क्या कारण है कि किसी जगह जनसंख्या अधिक है, घनत्व अधिक है, ज्यादा जनसंख्या भरा पड़ा है, किसी जगह जनसंख्या बहुत ही कम है। हमारे भारत में ही देखें, जनसंख्या घनत्व जैसे जैसे पूर्व की ओर जाते जाएंगे बढ़ते जाता है। जैसे कि हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाते जाते हैं, राजस्थान के जाते जाते जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है। वातावरण ही ऐसा है, यहाँ की भौगोलिक बनावट ही ऐसी है, जलवायु ही ऐसी है, और मिट्टी ही और वर्षा ही ऐसी है। तो जनसंख्या भूगोल में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि हमारी भौगोलिक वातावरण के कारण जनसंख्या प्रभावित होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। इसका कारण को भी हम जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत कहते हैं। इसका विषय क्षेत्र है जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के जो संरचना है, उस संरचना को भौगोलिक वातावरण से जोड़कर आर्थिक भूगोल में वहाँ की किसी क्षेत्र की आर्थिक क्रियाकलाप को हम पर्यावरण के साथ जोड़कर अध्ययन करते हैं। इसलिए मानव भूगोल में इसका विषय क्षेत्र है। आगे हम आते हैं सांस्कृतिक भूगोल। इसमें भाषा, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, मानव सांस्कृतिक भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भाषा, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं अलग अलग है। जिस क्षेत्र में खेती का कार्य होता है तो वहाँ के त्योहारों को देखिएगा, खेती से संबंधित त्यौहार होते हैं। उद्योग क्षेत्र में उद्योग से संबंधित रीति रिवाज, रहन सहन होते हैं। तो जिस तरह से व्यक्ति जिस प्रकार से कार्य करता है, जिस प्रकार से उसका व्यवसाय है, उसी प्रकार से उनका रहना, खाना, धर्म, रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराएं होती है। फसल कटने से पहले, फसल बोने से पहले, फसल बोने के बाद, फसल कटने के पहले, फसल कटने के बाद, फसल के बीच में, ये अलग अलग त्यौहार वगैरह होता है। ये सब किससे संबंधित है? सांस्कृतिक भूगोल से। इसी प्रकार सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कहीं खेत बना है तो कहीं उद्योग बना है तो कहीं सड़क बना है, ये भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। वो भी वहाँ के वातावरण, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, वहाँ में प्रकृति के अनुरूप ही बनता है। हम नहीं चाहेंगे कि दलदली क्षेत्रों में रेलवे बिछा रहेगा, नहीं बिछा रहेगा। वहाँ पे रेलवे नहीं बिछा रहेगा। बहुत उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, वहाँ रेल नहीं बिछा रहेगा। समतल भूमियों पर आवागमन के साधन अधिक होता है, तो ये वहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। राजनीतिक भूगोल, जिसमें देशों की सीमाएं, भौगोलिक रणनीति, भू राजनीति और राजनीतिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पे हम अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी पर समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों का साम्राज्य चला है, जिसे साम्राज्य भी भू राजनीति के अंतर्गत आता है। भौगोलिक रणनीति भी होता है अपनी सीमाओं में। जैसे हमारे चीन और भारत की सीमाएं निर्धारित होता है प्राकृतिक तौर पर हिमालय पर्वत आदि के द्वारा। कई देशों के साथ हमारी सीमाएं नदी के द्वारा है ना, कहीं कृत्रिम सीमाएं हैं। तो इसी प्रकार इसका भी अध्ययन राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत होता है। एक देश के साथ दूसरे देश का संबंध भी हम इसी भू राजनीति के अंतर्गत करते हैं। इसलिए राजनीतिक भूगोल भी हम भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निपटान भूगोल, इसमें ग्रामीण और शहरी बस्तियों के विकास, संरचना, विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम हर शहरों का, गांव का बनावट आपके विषय में भी है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, शहरों के प्रकार, नगरों के प्रकार। तो ये किसी स्थान विशेष, प्रकृति विशेष, वहाँ पाए जाने वाले संसाधनों के आधार पर गांव के आकार, प्रकार, बस्तियों में रहने वाले लोग, उनके जीवन यापन, रहन सहन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण तो ऐसे सभी विषयों का अध्ययन क्षेत्र है, फिर भी भूगोल में वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन और उसका उपयोग। हमारे पृथ्वी पे प्राकृतिक संसाधन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं खनिज पदार्थ पाए जाएंगे तो खनिज पदार्थ का भी प्रकार अलग अलग है। किसी क्षेत्र में धात्विक खनिज अधिक मिलेंगे तो किसी क्षेत्र में ऊर्जा के खनिज अधिक मिलेंगे। इसी प्रकार मिट्टी का जब अध्ययन करते हैं संसाधनों के रूप में तो कृषि पर आ जाता है। वर्षा का अध्ययन करते हैं तो भी कृषि पर है। तो इसी प्रकार मिट्टी के प्रकार, वहाँ की वर्षा आदि अलग अलग होने के कारण हमारी प्राकृतिक संसाधन भी अलग अलग है, पेड़ पौधे भी अलग अलग है। पर्यावरणीय सीमाएं, हम किस सीमा तक किस चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं, कितना हम किसी खनिज को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी हमारे पास सीमाएं हैं। इसका अध्ययन पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत कर सकता है। सतत पोषणीय विकास अध्ययन किया जाता है कि किस क्षेत्र में हम किस संसाधन का कितना दोहन करें, कितना उपयोग करें कि हमारा विकास सतत हो। सतत हो का मतलब ये है कि वो लंबे समय तक चले।
केवल हम ही ने खोजा, हम ही खत्म कर देंगे, हमारा आने वाला पीढ़ी उससे वंचित ना हो, इसलिए इतना ही उपयोग किया जाए जितने हमको जरूरत है, अति दोहन ना हो और आने वाला समय भी इसका उपयोग हो। इसके साथ ही हमारी पर्यावरण भी संतुलित बना रहे, पर्यावरण पर भी कोई समस्या ना हो। अधिक धूल, अधिक धुआं, अधिक शोरगुल से हम केवल पृथ्वी पर मोटर गाड़ी, फैक्ट्री, कार और धुआएं भर देंगे विकास के नाम पर, ये भी गलत है, ताकि आने वाला पीढ़ी को कुछ भी ना मिले और वो फिर जंगली अवस्था में चले जाए। तो ये पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। निष्कर्ष है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र व्यापक है, बहुआयामी है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य और वातावरण का ही संबंध करते हैं, दोनों के वातावरण से, दोनों के संबंध से विकसित होने वाली सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है कि हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, विकास की ओर या विनाश की ओर। यह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय पहलू, ये सब हमने पीछे पढ़ा है, एकीकृत करके मानव पर्यावरण के संबंध का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करता है। मानव और पर्यावरण का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करके हमें बताता है कि हमारा विकास किस हद तक है, हम कुछ हद तक कहीं हमारे पर्यावरण का विनाश तो नहीं कर रहे हैं, उसको सुरक्षित रखते हुए यदि हम विकास करते हैं तो ये संतुलित विकास के श्रेणी में आता है। तो आज हम इस अध्याय और इस इकाई के इन प्रश्नों के साथ विदा लेंगे। इसके बाद इकाई 2 और विश्व मानचित्र का अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।